हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपने 12th जो केमिस्ट्री है उसका थर्ड लेसन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आज हम वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत रसायन। ठीक है, चलिए किसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन किसे कहा जाता है? ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन के प्रवाह और विद्युत वाहक बल, विद्युत धारा, इनके बारे में पढ़ते हैं और सेल की क्रियाविधि के बारे में। ठीक है ना, सेल में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं, उनकी क्या क्रियाविधि होती है, उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की। ठीक है, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? चालक की। चालक कौन? कंडक्टर। ठीक है भाई, किसे कहेंगे चालक? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं में से धारा का प्रवाह होने देते हैं। चालक कौन होते हैं? ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो स्वयं में से विद्युत धारा का प्रवाह होने देते हैं, उन्हें हम चालक कहते हैं। एक होता है कुचालक, जो अपने में से जो करंट को फ्लो नहीं होने देगा उसे अपन कुचालक बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम ठोस अवस्था पाठ में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं चालक की। चालक दो प्रकार से होते हैं। हम इन चालकों को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक, ठीक है, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक चालक और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक, इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक ही बोलते हैं। ठीक है, इसे हम हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक ही बोलेंगे और इसे अपन बोलते हैं विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है भाई, चलिए आइए हम इनके डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल है। सबसे फर्स्ट जिसका पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक का, इसमें जो धारा प्रवाह होगा, ठीक है, इसमें जो धारा प्रवाह होता है वो किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण से। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण से, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण से। और इसमें जो धारा प्रवाह होता है वो किसकी वजह से होता है? आयनों के प्रवाह के कारण से। ठीक है ना, आयनों के प्रवाह के कारण से। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। किसे बोलेंगे अपन इलेक्ट्रॉनिक चालक? ये ऐसे चालक हैं जिनमें धारा का प्रवाह किसकी वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की वजह से होता है। ठीक है, और विद्युत अपघटनी कौन होते हैं? जिनमें करंट का जो फ्लो होता है वो आयनों के बहने के कारण से होता है, आयनों के प्रवाह के कारण से होता है। उसे अपन क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी चालक। अब इसमें नाम क्या आया है? आयन आया है ना, इसलिए हम इनको आयनिक चालक भी कहते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? आयनिक चालक भी कहते हैं। तो एक तो हमें इनकी डेफिनेशन से इनके बीच का डिफरेंस मालूम चल रहा है, इन दोनों की परिभाषाओं से मालूम चल रहा है कि भाई इसमें अंतर क्या है। ठीक है, ये अपन फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये इसका फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या होता है इसमें? ठीक है ना, रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होता है। सेकंड पॉइंट क्या आया है? इसमें केमिकल चेंज होगा और इसमें केमिकल चेंज नहीं होगा। असल ये केमिकल चेंज से समझ में नहीं आया कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे हमारे पास एक लोहे की रॉड है, हमने उसे इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट किया, उसमें करंट का प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। बात ठीक है। अब क्या करिए? स्विच को ऑफ करिए, उसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा। सही बात है। तो करंट के फ्लो होने से पहले और करंट के फ्लो होने के बाद में क्या उस लोहे की रॉड में चेंज आया? नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। उसमें किसी प्रकार का कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम बात इसकी करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में क्या है, मैंने कोई पात्र लिया है और मैंने इसमें NaCl का सॉल्यूशन बनाया है। नमक है, पानी में घोल रखा है और मैंने यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। क्या लगा रखे हैं? मैंने यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं। बात ठीक है। तो अब क्या होगा? और इनको मैंने कनेक्ट कर दिया है किससे? बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये तो क्या हो गया? एनोड, और ये क्या हो गया? कैथोड। अब क्या बनता है? Na+ बनता है, Cl- बनता है। तो Cl- तो यहाँ जाएगा, Na+ यहाँ जाएगा।
बात ठीक है। यानी जो आयन है वो ख़त्म हो रहे हैं। सोडियम आयन जो है वो हमें यहाँ पे सोडियम धातु के रूप में प्राप्त होगा, और यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ये हमें क्लोरीन गैस के रूप में प्राप्त होगा। यानी कहने का मतलब है इसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। बात सही है। जबकि इसमें कोई भी आपके पास धातु की कोई छड़ है उसमें करंट फ्लो हो जाएगा। करंट फ्लो होने के बाद में आप देखते हैं उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा होता है, इसमें केमिकल चेंज हो गया है। ठीक बात है। तीसरा, इसमें द्रव्य का प्रवाह नहीं होता। द्रव्य का प्रवाह नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी प्रकार से कोई द्रव्य का प्रवाह हुआ क्या? नहीं। ठीक है भाई। जबकि अपन इसमें बात करेंगे तो देखो इसमें द्रव्य का प्रवाह हो रहा है, सोडियम यहाँ जा रहा है और Cl- यहाँ जा रहा है, तो इसमें द्रव्य का प्रवाह होता है। ठीक बात है। चलिए, इसमें द्रव्य का प्रवाह होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की अपन बात करेंगे। ठीक है ना, अगर अपन ताप बढ़ाते हैं, ठीक है, ताप बढ़ाने पर जो इसकी चालकता है, ठीक है ना, वो घट जाती है। ठीक है, एरो का साइन मैंने नीचे बनाया है, इसका मतलब क्या है? घट जाती है। ताप बढ़ाते हैं तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉनिक चालक हैं इनकी चालकता का मान घट जाता है, कम हो जाता है, और जबकि इनकी बात करते हैं तो इन चालकता का मान बढ़ जाता है। ऐसा क्यों? देखो भाई, जो आपके ये चालक है ना इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इन्हें अपन धात्विक चालक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अपन धात्विक चालक भी बोलते हैं। ठीक है, धात्विक चालक का मतलब धातु। बात सही है ना। अगर आप धातु को गर्म करते हैं ना तो क्या होता है, जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो जिनका प्रवाह होता है, ठीक है भाई, तो उनके प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि उनकी यादृच्छिक गति स्टार्ट हो जाती है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको सॉलिड स्टेट वीडियो के अंदर में कि जब अपन धातुओं को गर्म करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें यादृच्छिक गति प्रारंभ हो जाती है। मतलब कोई इधर चलेगा, कोई इधर चलेगा। इससे क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ जाएगा, और प्रतिरोध बढ़ने से क्या हो जाएगा? उनकी कंडक्टिविटी का मान कम हो जाएगा, करंट फ्लो होना कम हो जाएगा। इसमें ऐसा क्यों? मैं आपको रीज़न लिख देता हूँ कि चालकता घट गई है। ऐसा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का यादृच्छिक, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की जो यादृच्छिक गति है वो बढ़ जाती है। उससे क्या होगा? उससे प्रतिरोध बढ़ जाएगा, उससे फिर धारा प्रवाह क्या हो जाएगा? धारा प्रवाह क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बात ठीक है। यहाँ चलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि भैया जो टेम्परेचर बढ़ाया तो उससे कंडक्टिविटी बढ़ गई, चालकता का मान बढ़ गया। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि इसमें आयन है, जैसे मैंने आपको कहा NaCl है, Na+Cl-। तो Na+ और Cl- के बीच में क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। क्या लग रहा है? आकर्षण बल लग रहा है। तो जब आप उसको गर्म करते हो ना तो इन विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण क्या होता है? कम हो जाता है। अरे क्यों? क्योंकि उन आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वो गति करना प्रारंभ करेंगे, मतलब उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे? दोनों अलग अलग हो जाएंगे। और अगर Na+ और Cl- आयन अलग अलग हो गए हैं तो वो गति करना प्रारंभ कर देंगे, उससे कंडक्टिविटी का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब ताप बढ़ाते हो, ठीक है ना, तो जब ताप बढ़ाते हो तो उससे क्या होगा? विपरीत आवेशित आयनों के मध्य जो आकर्षण है वो घट जाता है। उससे क्या होगा? आयनन बढ़ जाएगा। आयनन बढ़ जाने से क्या हो जाएगा? चालकता का मान बढ़ जाएगा। बात ठीक है ना। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक चालकों को इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि विद्युत अपघटनी चालकों को गर्म करते हैं तो विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाएगा, उनका आयनन अधिक हो जाएगा, मतलब वो आयनों के रूप में टूट जाएंगे और उनकी कंडक्टिविटी का मान भी बढ़ जाएगा। ठीक बात है। पांचवा बात करते हैं, ठीक है ना। इनकी जो चालकता होती है अधिक होती है और जो इनकी चालकता होती है वो कम होती है। ठीक है भाई। अगर अपन दोनों में कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉनिक जो चालक होते हैं उनकी चालकता का मान ज़्यादा होता है, इसलिए आप जितने वायर वगैरह होते हैं देखो आप उसमें करंट बहुत ज़्यादा आता है। बात सही ना। और सोल्यूशन जो होते हैं उनमें करंट क्या होता है? कम होता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके एग्जाम्पल की तो सभी धातुएं जो होती हैं वो इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे एक अपवाद है, ठीक है, वो अधातु है,
और वो अधातु कौन है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अधातु है लेकिन फिर भी उसमें करंट आता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, वो आपको पता है पहले से ही, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर में प्रत्येक कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें से 3 इलेक्ट्रॉन तो बंद बना लेते हैं, एक चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और वही इलेक्ट्रॉन पूरे परिपथ में क्या करता है? गति करता है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी का मान ज़्यादा होता है। हम बात करते हैं इसकी, तो इनकी जो कंडक्टिविटी, इनके जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो साधारणतः अम्ल हैं, क्षार हैं और लवण हैं, यानी एसिड हैं, बेस हैं और सॉल्ट है। ये इसके एग्जाम्पल होते हैं, किसके? विद्युत अपघटनी चालकों के। बात सही है, आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण से विद्युत अपघटनी, आयनों के प्रवाह के कारण से करंट होता है। इनमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता, इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। इसमें द्रव्य का प्रवाह नहीं होता, इनमें द्रव्य का प्रवाह होता है। ताप बढ़ाने पर चालकता का मान घटता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति बढ़ जाती है, जिससे प्रतिरोध बढ़ जाता है, धारा प्रवाह घट जाती है। यहाँ पर जो ताप बढ़ाते हैं उससे चालकता का मान बढ़ जाता है, क्योंकि विपरीत आवेशित आयनों के मध्य आकर्षण कम हो जाता है, जिससे आयनन बढ़ जाएगा, उससे कंडक्टिविटी का मान, चालकता का मान बढ़ जाता है। और पांचवा, इनकी चालकता अधिक होती है और इनकी चालकता क्या होती है? कम होती है। मैंने इनके एग्जाम्पल दे दिए हैं। तो बेसिकली आपको चालक जो 2 प्रकार के हैं उनमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इसके आगे की, ठीक है भाई। अब क्या है, अपना केमिस्ट्री क्या है? बेसिकली सॉल्यूशन है। तो हम इलेक्ट्रॉनिक की बात नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक तो कहाँ चला जाता है? फिजिक्स में, ठीक है। तो अपन बात किसकी करेंगे? विद्युत अपघटनी चालकों की, ठीक है भाई। चलिए, तो हमारे जो विद्युत अपघटय होते हैं, ठीक है, इसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। हम इसको 2 भागों में बांटेंगे। एक होता है प्रबल विद्युत अपघटय यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा क्या होता है? दुर्बल विद्युत अपघटय, इसको अपन बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात सही है। अच्छा, एक होता है विद्युत अपघटय और एक होता है विद्युत अनअपघटय, ठीक है। विद्युत अपघटय क्या होते हैं? हम 11th में पढ़ चुके हैं सामने वाले पाठ में। विद्युत अपघटय वो होते हैं जो स्वयं में से धारा का प्रवाह होने देते हैं, जो स्वयं में से, खुद के गलित अवस्था में से या जलीय विलीन में से धारा का प्रवाह होने देते हैं, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटय। एक होता है विद्युत अनअपघटय, जो स्वयं में से, गलित अवस्था में से जलीय विलीन में धारा का प्रवाह न होने दें, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? विद्युत अनअपघटय। जैसे हमारे पास अल्कोहल है, जैसे हमारे पास शर्करा है, जैसे हमारे पास ग्लूकोज है, जैसे हमारे पास यूरिया है, इनमें करंट का फ्लो नहीं होता है, तो उन्हें अपन क्या बोलेंगे? विद्युत अनअपघटय। ये कौन से हैं? विद्युत अपघटय। अच्छा, विद्युत अपघटय भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल कौन होते हैं? 2 बातें हैं इसमें। इनमें धारा प्रवाह क्या होता है? अधिक। धारा प्रवाह क्या होता है? अधिक। दूसरी बात क्या है? इनका आयनन भी क्या होता है? अधिक। बाकी इनमें दोनों बातें क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। यानी जैसे मान लीजिए कि जैसे कि मैं आपको प्रबल विद्युत अपघटय देता हूँ, उसके 100 मोल मैं आपको देता हूँ, तो 100 मोल अगर मैं आपको दूंगा तो 90 से 95 मोल आयनों के रूप में टूट जाते हैं। अब जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ही उसमें करंट का फ्लो ज़्यादा होगा। इसकी बात करते हैं, मैं आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट देता हूँ, दुर्बल विद्युत अपघटय देता हूँ, मैंने आपको 100 मोल दिए, तो क्या होगा? वो उसमें से लगभग 20 से 30 मोल टूटते हैं। यानी कहने का मतलब है 20 से 30 ही आयनों के रूप में टूटेंगे, तो आयन कम प्राप्त होंगे, कम प्राप्त होंगे तो उसमें करंट का फ्लो भी कम होगा। इसलिए इनका आयनन ज़्यादा होता है, धारा प्रवाह अधिक होगा, इनका आयनन कम होता है, धारा का प्रवाह अधिक होगा। अब जो प्रबल विद्युत अपघटय हैं, ठीक है, ये 3 प्रकार के हैं। कौन कौन सा? स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट। एस ए का मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एस बी का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, ये तो हो गया प्रबल अम्ल। ये क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है प्रबल क्षार, प्रबल क्षार। और ये इसका मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग सोल्ट, प्रबल लवण। ठीक है भाई। तो प्रबल जो अम्ल होते हैं वो कौन होते हैं? इनऑर्गेनिक एसिड, यानी अकार्बनिक अम्ल। अकार्बनिक अम्ल कौन होते हैं? जिनमें कार्बन ना हो। जैसे मैं आपको बोल दूं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, ये सब कैसे होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं।
अच्छा, प्रबल क्षार कौन होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग की धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स, धातुओं के हाइड्रोक्साइड्स। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ऐसे ये सब कैसे हैं, प्रबल क्षार होते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होते हैं उनकी आपस में रिएक्शन करा दो। हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया करेंगे तो प्रबल लवण और प्रबल लवण बनेगा सर प्लस पानी बनेगा। मैं एक रिएक्शन दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको दिया HCl, H प्लस का Cl माइनस का, ऐसे मैंने आपको क्या दिया NaOH, Na प्लस का OH माइनस का। तो यहाँ से क्या बनेगा NaCl और यहाँ से क्या बनेगा पानी, यानी क्या बन जाता है लवण प्लस पानी। तो ये लवण कैसा होगा आपका प्रबल। तो देखो यहाँ से क्या क्या बनेगा, देखना मैं इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ सबसे। तो क्या बनेगा NaCl प्रबल लवण है, KCl प्रबल लवण है, RbCl प्रबल लवण है, CaCl2 प्रबल लवण है, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, ऐसे ही स्ट्रोंशियम क्लोराइड, ऐसे ही बेरियम क्लोराइड। तो आपको बेसिकली ये दोनों ध्यान रखने हैं, ये तो आपके अपने आप बन जाएंगे, क्योंकि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जब क्रिया करते हैं तो प्रबल लवण बनते हैं, साथ में पानी बनता है। तो मैंने आज सिर्फ एक की रिएक्शन कराई है। ऐसे अब इसकी रिएक्शन कराओगे इन सब से, इसकी रिएक्शन कराओगे इन सब से, तो बहुत सारे हमारे सॉल्ट आपको प्राप्त हो जाएंगे, बहुत सारे आपको लवण प्राप्त हो जाएंगे। बात ठीक है। अब दुर्बल में चलते हैं। ठीक है भाई, तो दुर्बल भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, वीक एसिड, वीक बेस और वीक सॉल्ट, यानी दुर्बल क्षार और दुर्बल लवण। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड यानी जिसमें कार्बन होगा, वो सब कैसे होंगे, दुर्बल अम्ल होंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, जैसे मैं आपको बोल दूं कार्बोनिक एसिड, जैसे मैं आपको बोल दूं एसिटिक एसिड, है ना, ये सब कैसे हैं, दुर्बल अम्ल, क्योंकि इसमें कार्बन होता है। ठीक है, ऐसे एक HF भी होता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड भी क्या होता है, दुर्बल, हालांकि इसमें कार्बन नहीं है फिर भी दुर्बल है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें क्या हो जाती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल में क्या होता है, अंतर आणविक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इस वजह से यहाँ से H+ निकल नहीं पाता, इसलिए ये दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है। ठीक है ना, दुर्बल अम्ल होता है। वीक बेस, अरे अगर फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग के हाइड्रोक्साइड को छोड़ दोगे तो बाकी सब कैसे होंगे, दुर्बल क्षार होंगे। जैसे मैं आपको बोलता हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, दुर्बल क्षार है। जैसे मैं आपको बोल दूँ जिंक हाइड्रोक्साइड, ये भी क्या आपका दुर्बल क्षार है। जैसे मैं आपको बोल दूँ, क्या बोल दूँ आपको, जैसे मैं आपको बोल दूँ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सब कैसे हैं, दुर्बल क्षार है। अब इनकी रिएक्शन करा दो आपस में तो क्या बन जाएगा, लवण बन जाएगा, दुर्बल लवण बनेगा वो। जैसे मैं आपकी इसकी रिएक्शन इससे कराता हूँ, तो H+OH- पानी, अमोनियम साइनाइड। अमोनियम साइनाइड क्या है, दुर्बल लवण है। ठीक है ना, आपका अगला क्या हो जाएगा, जिंक साइनाइड क्या है, दुर्बल लवण है। आपका एल्यूमिनियम साइनाइड क्या है, दुर्बल लवण है। तो ऐसे क्या बन जाते हैं, तो आपको दरअसल क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट अपने आप बन जाएगा। आपको वीक एसिड और वीक बेस पता होना चाहिए, वीक सॉल्ट अपने आप बन जाएगा। बात ठीक है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर प्रबल अम्ल प्रबल क्षार से क्रिया कर रहा है तो प्रबल लवण बन रहा है, ठीक बात है, लेकिन दुर्बल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया कर रहा है, दुर्बल लवण बन रहा है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार से क्रिया करे या फिर दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल से क्रिया करे। तो देखिए, जैसे मैं किसी एक प्रबल अम्ल ले रहा हूँ, मैंने ले लिया HCl, और मैं दुर्बल क्षार ले रहा हूँ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप देखेंगे क्या होगा, देखना बहुत सिंपल है, पता है आपको H+ का होता है, Cl- का होता है, अमोनियम प्लस का होता है, OH- का होता है। होगा यहाँ से क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बना यहाँ से, अमोनियम क्लोराइड, और वहाँ पे क्या बना, पानी। तो ये बना लवण आपका। तो अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि सर ये अमोनियम क्लोराइड कौन सा लवण होगा, हम इसे प्रबल मानेंगे या दुर्बल मानेंगे। ठीक है भाई, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि अमोनियम क्लोराइड को हम दुर्बल मानेंगे या प्रबल मानेंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो भी लवण दिया जाएगा आप उसको पानी में घोल लो। अगर मैं इस लवण को पानी में घोलूंगा तो हमें ये अम्ल मिलेगा और ये क्षार मिलेगा। तो इसको पानी में घोलने पर हमें अम्ल कैसा मिला, प्रबल ना,
क्षार भले दुर्बल मिला हो लेकिन अम्ल हमें कैसा मिला, प्रबल। तो अगर किसी लवण में एक भी चीज़ प्रबल होती है तो उसे प्रबल में ही क्लासीफाई किया जाता है। आगे बात समझ में। मैंने आपको अमोनियम क्लोराइड दिया, मैंने कहा कि मैं आपको अमोनियम क्लोराइड दे रहा हूं तो मुझे आप बताइए कि ये प्रबल विद्युत अपघट्य होगा या दुर्बल होगा। तो आपको क्या करना है, उसको पानी में घोलना है। पानी में घोलने पर आप देखेंगे कि अम्ल कौन सा बना, क्षार कौन सा बना। अगर दोनों में से कोई भी एक चीज़ प्रबल मिली है तो वो विद्युत अपघट्य आपका कैसा होगा, प्रबल ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सोडियम कार्बोनेट देता हूँ और मैं आपसे पूछता हूँ कि भैया बताइए कि प्रबल विद्युत अपघट्य है या दुर्बल है, यानी ये प्रबल लवण है दुर्बल है। तो आप क्या करिए, इसको पानी में घोल दीजिए। यहाँ से क्या बनेगा, Na+ बनेगा। यहाँ से क्या बनेगा, कार्बोनेट 2- का होता है। ये पानी के OH- के साथ जाएगा तो क्या बनेगा, NaOH। ये पानी के H+ के पास जाएगा तो क्या बनेगा, H2CO3। तो आप देखेंगे कि ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये क्या है, सॉरी ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल क्षार है, और ये कैसा दुर्बल अम्ल है। इसका मतलब है ये स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, क्योंकि इसको जब पानी में घोला तो हमें एक अवयव कैसा प्राप्त हुआ, प्रबल प्राप्त हुआ। तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी भी लवण को आपको पता करना है कि वो प्रबल अपघट्य है या दुर्बल अपघट्य है तो आप उसको पानी में घोल दीजिए। पानी में घोलने पर अगर अम्ल और क्षार में से कोई सा भी एक आपको प्रबल प्राप्त हो रहा है तो इसका मतलब वो प्रबल ही होता है। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आपसे पूछेंगे भैया बताओ अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है। तो कैसा होता है का मतलब अम्लीय होता है, क्षारीय होता है। तो आप बताएंगे अम्लीय होता है। क्यों, जब आप अमोनियम क्लोराइड को पानी में घोलेंगे तो हमें अम्ल प्रबल मिला और क्षार दुर्बल मिला। तो भैया बताओ अपना असर कौन छोड़ेगा, प्रबल छोड़ेगा दुर्बल छोड़ेगा, प्रबल छोड़ेगा। इसका मतलब है हमारा जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा, अम्लीय बनेगा। इसी प्रकार से मैं आपसे कहता हूं कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कौन सी प्रकृति का होगा, बताओ अम्लीय होगा या क्षारीय होगा। आप इसको पानी में घोल रहे हैं, क्षार तो प्रबल मिल रहा है और अम्ल दुर्बल मिल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि उसका जलीय विलयन कैसा होगा, क्षारीय होगा। बात सही है। अगर मान लीजिए कि मैंने कोई लवण दिया, उसको पानी में घोलने पर अम्ल भी प्रबल मिल रहा है और क्षार भी प्रबल मिल रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, उदासीन मिल रहा है। क्या बोलेंगे उसे, उदासीन। उदासीन का मतलब उसकी प्रकृति ना अम्लीय है ना ही क्षारीय है। और अगर मान लीजिए कि मैंने किसी लवण को पानी में घोला और उसको घोलने पर भैया आपको अम्ल भी कैसा मिला, दुर्बल मिला, और क्षार भी कैसा मिला, आपको दुर्बल मिला, तो उसका जलीय विलयन आप क्या कहेंगे, उसको भी आप उदासीन कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि आपका अम्ल भी दुर्बल है और क्षार भी दुर्बल है। बात सही है ना। ठीक है। तो आज अपन ने जो पढ़ा है वो हमने पढ़ा है कि जो चालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है भाई, हम दोनों को में अंतर समझ में आ गई। दोनों के 5 डिफरेंसेस थे, 5 डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए होंगे। फिर हमने पढ़ा अब विद्युत अपघट्य कौन होता है, विद्युत अनअपघट्य कौन होता है। विद्युत अपघट्य वो होते हैं जिनमें करंट फ्लो होता है, जिनके जलीय विलयन में या गलित अवस्था में करंट का फ्लो होता है। विद्युत अनअपघट्य वो होते हैं जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। फिर जो विद्युत अपघट्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल वो होंगे जिनका आयनन ज़्यादा होगा, जिसमें करंट का फ्लो भी ज़्यादा होगा। दुर्बल वो होंगे जिनका आयनन कम होगा, जिसमें करंट फ्लो भी कम होगा। फिर जो प्रबल विद्युत अपघट्य है ये 2-3 प्रकार का होता है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, प्रबल लवण। दुर्बल जो विद्युत अपघट्य होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार और प्रबल लवण। आपको बेसिकली स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस याद करना है, स्ट्रॉन्ग सोल्ट अपने आप बन जाएगा। ऐसे वीक एसिड वीक बेस पढ़ना है, वीक सोल्ट अपने आप बन जाएगा। बात ठीक है। याद करने का मतलब ऐसा रट्टा नहीं मारना आपको, मैंने आपको बिल्कुल कंसेप्ट समझा दिया है। स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो इनऑर्गेनिक हो, जिसमें कार्बन नहीं हो। स्ट्रॉन्ग वीक एसिड वो होते हैं जिसमें कार्बन हो। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं, वो वाले हाइड्रोक्साइड जो फर्स्ट ए और सेकंड ए वर्ग वाले होते हैं, यानी लीना की तरफ से फरियाद बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। और वीक बेस इनको, इन हाइड्रोक्साइड को छोड़ दो फर्स्ट ए सेकंड ए वर्ग वाले के, तो बाकी सब कैसे हो जाएंगे, वीक आपके बेस हो जाएंगे। और वीक सॉल्ट आपका कैसा बन जाता है आपको पता ही है। ठीक है भाई। तो आज के इस वीडियो को भैया आप अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए। शुरुआत की जो क्लासेज होती हैं बहुत कंसेप्चुअल होती हैं। इन्हीं का अगर आपको ये मालूम चल गया कि ये अपघट्य कैसा है, दुर्बल है, प्रबल है, तो हम आगे इसके क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है भाई। तो आज अपन ये अपना ये फर्स्ट वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम पढ़ेंगे जो विद्युत अपघट्य है इनकी चालकता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।